अनाया गुस्से में, काम? हाँ भाई, उस मवाली को तो बहुत काम हो सकता है, लेकिन एक मिनट, उसने काम क्या किए होंगे? किसी का खून करना है, किसी के साथ मारपीट करना है। अनाया इससे आगे कुछ बोलते उससे पहले ही अपूर्वा चिल्ला कर उससे बोलती है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पहले तू उसे थप्पड़ मारती है, फिर तू उसे बिना वजह की खरी खोटी सुनाती है, और फिर तू उससे माफ़ी भी मांगती है। उससे उससे वो भला लड़का तुझे माफ़ भी कर देता है। ऊपर से तूने फिर कल रात उसकी बेइज्जती की, अब फिर उसे माफ़ी मांगने के लिए ढूंढ रही है। अरे यार, तू लड़की है या जलेबी? साला, जितनी समझने की कोशिश करती हूँ उतनी ही उलझती जा रही है। मेरी बात सुन, एक बार फ़ोन कर, अब समझी? नया गुस्से से, मैं उस मोबाइल को फ़ोन नहीं करूँगी, समझी? अपूर्वा, देख, फ़ोन तो तुझे करना ही पड़ेगा, अब तेरी मर्जी, ये तू कैसे करेगी? अनाया अनाया साइड में मुँह करके, मैंने बोला ना, मैं नहीं करूँगी तो फ़ोन नहीं करूँगी। अपूर्वा उसके पास आते हुए, मुझे तेरी कसम, तुझे मेरी कसम है, प्लीज़ मेरे लिए कर ले। या कहकर अपूर्वा अपना चेहरा किसी बच्चे की तरह बनाती है। अनाया, ये कौन सा तरीका है अपनी जिद मनवाने का? अपूर्वा, ये गलत है। अपूर्वा, कुछ गलत नहीं है, मुझे पता है तू मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेंगी। बस अब तू ज़्यादा सोच मत, जल्दी से अरमान को फ़ोन कर। अनाया ने सुनकर चुपचाप अपना फ़ोन उठाती है और अरमान का नंबर डायल करके स्पीकर पर छोड़ देती है। अनाया ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। ये अरमान का डर था या फिर उसके लिए प्यार, वो समझ नहीं पाई। जैसे जैसे अरमान के फ़ोन की रिंग जा रही थी, वैसे ही अनाया का दिल और तेज़ी से धड़क रहा था। अरमान का एक बार फिर फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो दोबारा उसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। यह देखकर अरमान ने फ़ोन काट दिया और वापस रॉकी के साथ अपनी बातों में बिजी हो गया। अनाया और अपूर्वा अरमान के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना, द नंबर यू आर डायलिंग एंड द नंबर यू आर कॉलिंग इज बिजी, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, इसके साथ ही अरमान का फ़ोन कट गया। ये सुनते ही अनाया ने गुस्से से अपूर्वा की तरफ देखा, जो अब उससे नजर चुराती हुई यहाँ वहाँ कहाँ देख रही है। अनाया, पड़ गई तेरे दिल को ठंडक? देख लिया, मैंने कहा था ना, वो एक नंबर का क्रूज लड़का है। लेकिन नहीं मैडम, आप पर तो उसका बुखार चढ़ा हुआ था। करवा ली अपनी बेइज्जती और साथ में मेरी भी। अब अगर इस इंसान का नाम भी लिया ना तो मेरे अब इंसान का नाम भी लिया ना मेरे सामने, तो तेरा खून कर दूंगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, समझी? अपूर्वा के पास अनाया की बात चुपचाप सुनने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए वो सारी बातें सर नीचे करके सुनती रही। अनाया, अपना ये ड्रामा बंद कर और सो जा। वो क्या है ना, वो तेरा हैंडसम जो आएगा न, तो वो तेरा वो हैंडसम तो आएगा नहीं, तेरी जगह ऑफिस। अपूर्वा अनाया की बात सुनकर समझ गई कि अब इससे अरमान के बारे में कोई बात करना मतलब सीधे तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वो बिना कोई जवाब दिए बैठ कर ही कोना पकड़ कर सो गई। अनाया ने अपूर्वा को सोते हुए देखकर वो उठकर नीचे अमित के कमरे में आ गई और उसने देखा अमित सो रहा है। यह देखकर अनाया वापस अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। वहीं अरमान ने अपने हाथ पर बनी घड़ी हुई पर नजर डाली तो 1 बज रहा था। अरमान डिनर तो पहले ही कर चुका था। उसने रॉकी और बाकी आदमियों से, टेंशन मत लो, मैं राजन से कल ही मिलता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो हमारे काम में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। रॉकी, भाई वो बातों से नहीं मानने वाला, उसे तो आप अपने तरीके से ही समझा सकते हैं। अरमान सोफे से उठते हुए, जो काम बातों से हो सकता है उसके लिए हाथों का इस्तेमाल क्यों करना, यह कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो कुछ दिन रुकने वाला था। अरमान अपने कमरे में आकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अरमान अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर शविन्या का कॉल आ रहा था। अरमान फ़ोन उठाकर बालकनी में आ गया। अरमान अपने फ़ोन पिक किया और थोड़ी देर शविन्या से बात। अरमान ने थके होने की वजह से शविन्या ने अरमान के साथ ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा। उसने जल्दी ही अरमान को रेस्ट करने के लिए बोलते हुए फ़ोन रख दिया। अरमान ने भी शविन्या को गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख दिया। अरमान फ़ोन को टेबल पर रखकर अपने कमरे में बने हुए बार की तरफ बढ़ गया। अरमान ने वहाँ पर एक विस्की की बोतल निकाली और बालकनी में बैठ गया। वहाँ बैठकर उसने अपने लिए विस्की का एक पैक बनाया। अरमान विस्की के घूंट भरते हुए वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा।
इसे भी रात के 3 बज चुके थे, लेकिन अरमान की आंखों में नींद नहीं थी। अरमान अब काफ़ी पी चुका था। अरमान अब तक काफ़ी पी चुका था। अरमान ने सोफे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। सिगरेट पीते हुए अरमान को अनाया की वो बातें याद आईं। उसने जिस तरह उसके प्यार को गलत समझा, उन बातों के जख्म कभी न भरने वाले जख्म थे। अनाया को वो बातें ही अरमान की आंखों में अब आंसू ने अपनी जगह बना ली थी। अरमान सोचने लगा, या तो यूँ कह लो वो मन में ही है। अनाया से शिकायत करने लगा, तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम नहीं जानती, तुम्हारी हर बात दुखती है। बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है मुझे। ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा ठीक नहीं करेगी और ना ही दवा। लेकिन मैं ये जानता हूँ, किसी से ज़बरदस्ती करके प्यार हासिल नहीं होता। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा मुझे, जब तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। महादेव इतने भी नाराज़ नहीं हो सकते मुझसे कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीने की वजह से दूर कर दें। अरमान अब काफ़ी रो चुका था। उसका चेहरा और आंखें लाल थी। अरमान उठकर वॉशरूम में गया और मुंह धोकर बाहर आ गया। अरमान की आदत थी बिना शर्ट के सोने की। उसने अपनी शर्ट उतारी और बेड पर आकर लेट गया। थोड़ी देर में अरमान को नींद ने अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन अनाया और अपूर्वा साथ में ऑफिस आए। अनाया ऑफिस आते ही अपने नेक्स्ट इवेंट के लिए लोकेशन देखने अपने बॉस मोतीराम के साथ बाहर चली गई। अपूर्वा अनाया के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। उसका मन उसके काम में लग नहीं रहा था। वो अनाया का इंतजार करने लगी। अनाया अपूर्वा से कल रात से ही बात नहीं कर रही। वो बहुत नाराज थी अपूर्वा से। अपूर्वा ने सोचा वो अनाया से कल के लिए माफ़ी मांग रही है। आखिर उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। ना वो अनाया को फ़ोन करने के लिए बोलती हूँ, ना ही ये सब होता। उसने अनाया अपनी लोकेशन पर पहुँच कर वहाँ का काम संभाल रही थी, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान अरमान की तरफ था। वो सोच रही थी कि मेरे को नहीं पता है, आखिर उसे है तब अपने पैसे और लोग का इतना घमंड लेके कहाँ तक जाएगा। एक न एक दिन तो उसे सारा घमंड तोड़ने वाला उसके सामने आएगा ना, तब उसे पता चलेगा। इसलिए अनाया अपने ऑफिस आ चुकी थी। अनाया ने जैसे कि ऑफिस में एंट्री की, उसने सामने अपूर्वा वहाँ सामने खड़ी अपूर्वा पर पड़ गई। वो शायद उसी का इंतजार में वहाँ ना जाने कब से खड़ी। अनाया अपूर्वा को इग्नोर करते हुए अपनी कैबिन में आकर बैठ गई। अपूर्वा अनाया के पीछे उसकी कैबिन में आकर, अनाया मुझे तुझसे बात करनी है। अनाया टेबल पर लैपटॉप पर मुझे चलाता हूँ। क्या वो काम ऑफिस से रिलेटेड है? अपूर्वा नहीं, लेकिन अनाया उसकी बात नहीं रोकती है। बस फिर बात यहीं खत्म हुई। अपूर्वा यार, मुझे नहीं लगता तू ज़्यादा ही भाव खा रही है। सिर्फ तुझे माफ़ी मांगने के लिए मैं उससे माफ़ी मांगने आई। जानती ही कल की बात फिर तुझे बहुत हर्ट हुआ है। इसकी वजह मैं क्या तो मैं सारी से अपूर्वा को बैठने को बोलती है और खुद खड़े होकर उसके पास आते हुए, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती तेरी नहीं है। तूने वो किया जितना तुझे समझ में आया, लेकिन प्लीज़ अब मैं उस मैटर पर बात नहीं करना चाहती और ना ही उस लड़की के बारे में। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और भगवान के लिए मुझे भी भूलने दे। आज से ये चैप्टर यहीं क्लोज समझी। ये सुनकर अपूर्वा ने अनाया में हाँ मिलाई। अनाया बकवास बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा काम कर लिया जाए। अपूर्वा हाँ यार, बता क्या करना है। अनाया वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए, मिस्टर सेन के इवेंट की फाइल लेकर मेरे पास आ जा, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। अनाया और अपूर्वा बस अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वही अरमान गाड़ी में बैठकर रॉकी के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही अरमान और उसके आदमी अंदर आते हैं, वैसे ही क्लब के बाउंसर अरमान की लिए जगह बनाते हैं अंदर जाने के लिए। अरमान एक काउच पर जाकर बैठ जाता है और उसके पीछे उसके आदमी खड़े हो जाते हैं। अरमान सिगरेट पीते हुए पूरे क्लब में नजर दौड़ाता है। ये क्लब अरमान का ही था, वो इसे मुंबई में बैठकर ही चलाता था। इसका यहाँ आना काफ़ी कम होता था। लास्ट टाइम वो 2 साल पहले आया था। तब से यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका था। अरमान
अरमान ने महसूस किया क्लब की सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही थीं। अरमान को अब इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी। यहाँ लड़कियों की नज़र अरमान से नहीं हटती। वहीं अरमान ने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। अरमान उन लड़कियों पर ध्यान न देते हुए रॉकी से बात करने लगा। तभी क्लब में थोड़ी हलचल हुई और अरमान की नज़र सामने से आते हुए आदमी पर पड़ी। वो राजन था। ब्लैक कुर्ते पजामे में, गले में सोने की मोटी चैन, हाथ की सारी उंगलियों में मोटी अंगूठियाँ, काफ़ी जगह पर कट के निशान और साथ ही एक जहर से धुली हुई मुस्कान। ये अरमान की तरफ बढ़ा। अरमान का पुराना दुश्मन था, या यूं कह ले दिल्ली में आने की वजह भी वही। अरमान अपने काउच पर बैठ गया और उसके सामने राजन और अपने भारी भरकम शरीर लिए हुए दूसरे काउच पर। राजन ने अरमान की तरफ देखते हुए बोला, और क्या हाल है अरमान भाई? अब तो काफ़ी दिनों बाद आए तो हूँ तुम यहाँ। सब ठीक तो है ना? दिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक फ़ोन करो मुझे, आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगा। अरमान शांत होकर उससे बोला, अंदर बैठकर धंधे की बात करें। यह कहकर अरमान वहाँ से उठा और क्लब के अंदर बने हुए रूम में जाकर बैठ गया। उसके पीछे उसके सारे आदमी और राजन भी अपने आदमियों के साथ। अरमान राजन के सामने बैठ चुके। अब क्या दिक्कत? अब बता दिक्कत क्या है तुझे मेरे काम से? राजन उस पर टीकते हुए, तू मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। दिल्ली में राज करने का सपना देखा था मैंने, लेकिन तू जब से यहाँ आया है मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। तू लड़का नहीं पनौती है मेरी लाइफ में। साला जब से आया है तब से मेरा धंधा चौपट हो गया है। पता नहीं बाबा ने तुझ में ऐसा क्या देखा तो तुझे अपने साथ रख लिया। मैं कितनी की कोशिश कर लूँ करीब जाकर उनके दिल जीतने की, उनका विश्वास जीतने की, लेकिन सब बेकार है। अपने बेटे और बहू को मरने के बाद उस बूढ़े का तो दिमाग ही सटिया गया है। उसका बेटा गया तो तू आ गया मेरी ज़िंदगी में पनौती बनकर। अरमान मतलब तू नहीं मानेगा। पिछली बार की मार भूल गया है क्या? ये देख, मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। मुझे देख, बातें घुमा फिरा कर समझ में नहीं आती। जो बोलना है सीधे और जल्दी बोल, इंतज़ार करना पसंद नहीं। राजन, बात बहुत सिंपल सी है अरमान मलिक, मुझे यहाँ का सारा धंधा चाहिए। अरमान सिगरेट जलाते हुए, ये सपना तो तेरा कभी पूरा नहीं होगा। मैं किसी का हक नहीं मारता और ना ही किसी को अपना हक मारने देता हूँ। सिंपल सी बात समझता हूँ। चुपचाप जो काम कर रहा है वो कर और मुझे मेरा काम करने दे। राजन गुस्से में अरमान की तरफ बढ़ता है और उसके सर पर अपनी गन रखकर, मुझे पता था तू बातों से नहीं मानेगा। राजन ने अरमान के सर पर गन तान दी। अरमान शांत होकर अब राजन को देखे जा रहा था। अरमान मुस्कुराते हुए, किसी को मारने के लिए गन की ज़रूरत नहीं, उसके लिए जिगर चाहिए। अगर जिगर है और जिगर में मुझे मारने का दम है तो मार। राजन की उंगलियां जैसे गन ट्रिगर पर दबाने के लिए आगे बढ़ती है। अरमान ने राजन का हाथ मुड़वा और उसके पेट पर लात मारते हुए सामने के सोफे पर गिरा दिया। अरमान राजन के सीने पर अपना पैर रखते हुए, प्यार की भाषा तेरी समझ में नहीं आती। क्या बोल रहा है? मुझे यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहिए। यह कहते हुए अरमान राजन के दोनों हाथ पकड़े। अरमान ने राजन को पीछे जाते हुए उसके दोनों हाथों को बुरी तरह से मरोड़ दिए। अरमान ने राजन के दोनों हाथों को अब ऐसे ही छोड़ दिए। राजन के हाथ भी सोफे के कोने पर लटक गए और अब उनमें जान ही ना हो। राजन की चीख अब पूरे बंद कमरे में गूंज रही थी। अरमान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैर रही थी। राजन के दोनों हाथ टूट चुके थे। अरमान ने राजन की गन उठाई और उसके सर पर रखता हुआ बोला, दोबारा मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तेरे शरीर की एक हड्डी को तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा, और दोबारा मेरे किसी आदमी पर हाथ लगाने की कोशिश की तो एक मिनट में लगाऊंगा मैं तेरे धंधे में आग। 1 मिनट में मैं तेरे धंधे में आग लगा दूंगा, समझा? यह कहकर अरमान ने अपने आदमियों को पीछे आने का इशारा किया। अरमान और उसके आदमी बाहर आ गए थे। गाड़ी में बैठते हुए अरमान रॉकी से बोला, राजन पर नज़र रखो, यह इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। ये दोबारा अपनी औकात दिखाएगा। इसके लिए हर एक पल की खबर मुझे चाहिए। जी भाई बिल्कुल बोलती हुई रॉकी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चले गए। अनाया और अपूर्वा दोनों ही अपने कामों में काफ़ी बिजी थे। अनाया अपने कैबिन में बैठी एक फाइल पर नज़र घुमा रही
तभी अनाया के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। अनाया ने देखा वह कोई अननोन नंबर था। अनाया ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, हेलो, आप चौरसिया इवेंट कंपनी से बात कर रही हैं? अनाया, जी हाँ, मैं अनाया शर्मा इस कंपनी की मैनेजर बात कर रही हूँ, बताइए। दूसरी तरफ, मैं मनोज से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे मेरी एंगेजमेंट के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, तो मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आ सकता हूँ? अनाया, जी मिस्टर मनोज, आप 11 बजे हमारी ऑफिस आ जाइए। ऑफिस का एड्रेस मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। यह कहकर अनाया फ़ोन रख देती है। अनाया अपूर्वा को फ़ोन करके अपने कैबिन में बुलाती है। अपूर्वा थोड़ी देर में अनाया के कैबिन में आते ही धम्म से एक चेयर पर बैठ जाती है। अपूर्वा लंबी लंबी सांसें लेते हुए, यार प्लीज़ मुझे और कोई काम मत बोलिए। रात के 8 बज गए हैं, ऑलरेडी मैं थक गई। अनाया लैपटॉप से अपनी उंगलियां चलाते हुए, तू इतनी जल्दी थक जाएगी ये सोचा नहीं था। यहीं पर इस कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।